बड़ा मार्केट है करके हरदम बताया जाता है, लेकिन वो मार्केट की बाइंग कैपेसिटी या क्रय शक्ति जो होती है, खरीद शक्ति, वो क्या है? यदि किसी भी मार्केट की बाइंग कैपेसिटी यदि खत्म हो चुकी होगी तो वहां तो कुछ बिकेगा नहीं ना। तो फिर प्रोडक्शन कैसे होगा? जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग का हाल देख लीजिए, क्यों डूबी पड़ी हुई मैन्युफैक्चरिंग? 140 करोड़ का देश होने के बाद भी यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग हब पूरा पैरालाइज्ड है। उसका कारण ही यह है कि लोगों के पास खरीदने को पैसा नहीं है। पैसा यहाँ तक नहीं है कि खाने की रोटी तक नहीं खरीद सकते, सरकार को देनी पड़ती है। और दूसरी तरफ ये जो पूरी एक्यूमुलेटेड वेल्थ है वो चंद लोगों के पास गई है। 1% लोगों के पास में 47% संपत्ति जा चुकी है। ये तो कहीं से भी समाजवाद नहीं है। ये तो हमारे संविधान रचयिताओं ने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ 1% लोगों के हाथों में या कारपोरेट्स के हाथों में जाए। कहीं कल से वो ये शेयर बेचने वाले को राष्ट्रद्रोही न कहते हैं अभी, तो क्योंकि वो एक समस्या है। सच कोई बोले कुछ हो जाए तो उसको राष्ट्रद्रोही, अर्बन नक्सल बोल के अपना पल्ला झाड़ ली। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज सरकार ने बजट पेश किया है, लेकिन ये बजट किस किस्म का है इसके बारे में तो आपके पास बहुत सी डिटेल पहुंच रही होंगी, लेकिन इस वक्त जो बात करने की है वो ये कि अभी हाल ही में अडानी की कंपनियों के जो शेयर्स डाउन हुए उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बजट में आम तौर पर कोशिश ये की जानी चाहिए कि बाजार को, व्यापारी को, सबको खुश रखना है, काम अच्छा चले, लेकिन यहां ऐसा लग रहा है कि वोटर को खुश करने का इंतजाम ज्यादा हो रहा है। ये इस पर बात करना बहुत अहम है, क्योंकि इसमें सेबी और आरबीआई का रोल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अडानी की कंपनी के डूबने से पहले क्या क्या कुछ था, उससे पहले पनामा पेपर्स आए थे, उस वक्त भी सरकार ने कोई सही कदम नहीं उठाया। इस हालत में हम कहां से कहां पहुंच, लाख लोगों को फ्री राशन देने का नंबर आ गया, यानी आपको फ्री राशन मिलेगा, आप हमें वोट करो। अब उसके बाद डेमोक्रेसी कितनी बचेगी, अपोजिशन कैसे बचेगा, और आम लोगों की सोच आजाद कैसे रह पाएगी अगर उनको 5 किलो या 10 किलो अनाज देकर के गुलाम ही बनाना है। तो ये डेमोक्रेसी किस तरफ जा रही है, मुल्क किस तरफ जा रहा है, इकोनॉमी किधर जा रही है, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं नागपुर से अमिताभ पावड़े जी। आप एयरपोर्ट अथॉरिटी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रह चुके हैं, बहुत से एयरपोर्ट आपने बनाए, खासतौर पे अहमदाबाद का वो एयरपोर्ट जिसे अब अडानी एयरपोर्ट कहा जाता है, वो भी आपने आपकी निगरानी में बना है। इसके अलावा आप किसानों की आत्महत्याओं से विचलित होकर के समाज सेवा कर रहे हैं, उनके इश्यूज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और किसानों की आम तौर पर समस्याएं क्या हैं उस पर काम कर रहे हैं। हमें आपको बताना जरूरी है कि कल जो राष्ट्रपति ने स्पीच दिया है उसमें यह दावा किया है सरकार की तरफ से कि छोटे किसानों के लिए खास तौर पर सरकार काम कर रही है। हम ये भी समझेंगे कि किसानों के लिए क्या वाकई कोई काम हो रहा है। अमिताभ पावड़े जी, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि ये जो नैया डूबती हुई नजर आ रही है, नाव जो डूबती हुई नजर आ रही है हर तरफ से, उसको आप कैसे देख रहे हैं? चूंकि आप किसानों पर काम कर रहे हैं, आपने बहुत सी चीजें आपने स्टडी की हैं, अभी आप देश को कहां महसूस कर रहे हैं? बजट, क्या ये बजट आम लोगों की समस्याएं हल करेगा? सर्वप्रथम सभी दर्शकों को मैं विनम्रता से नमस्कार करना चाहूंगा, आपको भी नमस्कार करूंगा।
और आपको सर्वप्रथम धन्यवाद दे देता हूं, क्योंकि बाद में शायद हो सकता है कि थोड़ी जल्दबाजी हो, धन्यवाद न दे पाऊं। और पिछले बार भी हम लोग मिले हैं, इसके ऊपर काफी चर्चा भी हुई है, उस समय किसानों की समस्याओं पे मिले थे। आज अर्थशास्त्र के ऊपर बात हो रही है, वो भी ऐसे समय जब एक तरफ शेयर मार्केट डूबा पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ कल ही अमेरिकन फेडरल का बैठक है, जिसमें रेपो रेट बढ़ाना या नहीं बढ़ाना, ये एक बड़ी सी टंगती हुई तलवार इंडियन इकोनॉमी पे है। और तीसरी चीज किसानों की है, जिसमें अभी हाल ही में 81 करोड़ 35 लाख लोगों को अनाज इस साल भी फोकट में दिया जाएगा, ऐसी घोषणा हुई है। अब इन समस्याओं का ये हश्र कितने सालों में हुआ है आपको देखना पड़ेगा। 91 में हम लोगों ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ऐसे बड़े बड़े शब्दों वाली नीतियां अपना ली, और उसमें कहा मैंने, हमारा संविधान तो कहता है कि हम लोग समाजवादी लोग हैं, और किसानों से, हम लोगों से तो यानी जमींदारों से तो पूरी जमीनें छीन ली थी कि तो आपके पास बहुत ज्यादा जमीनें हो गई, तो 54 एकड़ के ऊपर हमको तो रखने नहीं दी, 300 एकड़ छीन ली गई थी। अब इसमें कल मैं जब देख रहा था, ये यानी तीसरे क्रमांक के दुनिया में रईस इंसान अडानी जी, इनकी तो 20 लाख करोड़, यानी अब इसको यदि आप जमीनों में कन्वर्ट करें तो 10 लाख के हिसाब से कितने लाख जमीन हो जाएगी इनकी, करोड़ों एकड़ जमीन इनके पास आ गई। तो क्या ये समाजवाद कहता है कि किसानों की जमीन खरीदो और उद्योगपतियों को जमीनें खरीदने दो इतने करोड़ों की? क्या इस तरह का समाजवाद ये देश चाहता है, जिसे आप कृषि प्रधान देश कहते हैं? और क्या संविधान रचयिता ने इस तरह से अपेक्षा की थी, या हम लोगों ने उसको तोड़ मरोड़ कर इस जगह पे ला के रखा कि 81 करोड़ 35 लाख लोग खाने को मोहताज हो जाए और सरकार उनके खाने की व्यवस्था करे? ये तो यानी बहुत ही 75 साल होने आए हुए हैं, और 75 साल बाद यदि हम लोग कहें कि आधे से यानी 60% 2/3 जनता इस देश की अपनी रोजी रोटी तक नहीं कमा सकती है, तो कहीं तो भी ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन करने वालों को सोचना पड़ेगा। ये प्राइवेटाइजेशन के गुणगान वालों ने आपने बताया कि इतने लोग अपना पेट भी नहीं भर सकते अपनी कमाई से। हमारी राष्ट्रपति महोदया ने कल कहा है कि देश के लोगों में जो है वो बहुत ही आत्मविश्वास जो है बड़ी ऊंचाई पर है, और पूरी दुनिया भारत की तरफ नजर रखे हुए है, भारत को देखती है। जमाना बदल गया है, भारत बड़ी तरक्की कर रहा है। आप बता रहे हैं कि जब ये तो लोग अपना पेट भरने के लायक भी नहीं रहे। देखिए, शायद राष्ट्रपति महोदय, सम्माननीय राष्ट्रपति महोदया का सही भी हो। मैं वैसे बहुत छोटा सा किसान आदमी हूँ, लेकिन कुछ चीजें जो इंडिकेटर्स होती है, जैसे आपको मैंने बताया कि यदि इतने 2/3 लोग यदि खाने को मोहताज है, जिनको सरकार खाना दे रही है फोकट में, तो ये चित्र तो ज्यादा स्पष्ट होते जा रहा है। और करीब 92% लोग तो इस देश में वैसे ही मजदूरों में से 92% लोग तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ही है। उनके क्या हालत है बताने की जरूरत नहीं है। 28 करोड़ लोगों ने रोजगार ढूंढना बंद कर दिया है। मिली और मैन्युफैक्चरिंग और बेरोजगार के क्या आलम है, ये सभी मीडिया ने बता चुके हैं। ऐसे इस हालात में जहां पे सब कुछ ठप है, बंद है, रोजगार मिल नहीं रहा, खाने को मोहताज है लोग, सरकार को खाने की व्यवस्था करनी दे रही, एक ही सेक्टर बढ़ते जा रहा है, वो है शेयर बाजार।
यानी पिछले ढाई सालों में अगर अडानी जी की संपत्ति 13 गुना बड़ी होगी और वो 3 नंबर के दुनिया के रईस हुए होंगे, या उनके शेयर के दाम 819% बड़े होंगे, और फिर एक हिडनबर्ग समान कंपनी आती है कि नहीं नहीं, आप तो कौन आर्टिस्ट है, अभी एक कौन आर्टिस्ट, यानी आपकी अर्थव्यवस्था जो हो गई वो कार्निवल हो गई, और हाथ चला खैया जैसे कार्निवल में दिखाई जाती है वैसे हाथ चला किया। इतना गंभीर आरोप भारतीय अर्थव्यवस्था पे लगता है, और यहाँ की सेबी या आपकी रिजर्व बैंक इसके बारे में अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं है। अरे साहब, अडानी साहब का स्टेटमेंट आया बहुत ही जोरदार अंदाज में, और उनके पूरे पेज के एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं अखबारात में, और वो ये कह रहे हैं कि ये भारत के खिलाफ जो है वो हमला है। अडानी साहब कह रहे हैं कि ये हिडनबर्ग ने जो किया है वो भारत के खिलाफ हमला है। तो ये क्या है, मतलब ये बचने की कोशिश है या सिर्फ प्रोपेगेंडे से अपनी जान बचा लेंगे? अपनी जान शायद बचा लें, देश को कौन बचाएगा? देखिए यहाँ थोड़ा सा है कि मैंने 413 पन्नों का वो जो जवाब दिया हुआ है, तो उसके ऊपर तुरंत जवाब आया हुआ हिडनबर्ग से, और जो इन्होंने धमकी दी हुई थे झंडे के साथ में, भारतीय झंडे के साथ में, आज तक मैंने किसी कंपनी के साथ में सिर्फ राष्ट्रपति जी के और हमारे पंतप्रधान जी के साथ में ही झंडा देखा हुआ है ऑफिस में। तो क्या ये प्रोटोकॉल को धर के था, या कोई भी कंपनी ऐसे ही झंडा लगाना शुरू कर दे, हम लोग भी लगाना शुरू कर दे? और जब तक इसकी जांच नहीं होती है, सेबी इसके बारे में जब तक बात नहीं करती है, तो भारतीय ही नहीं, आजकल इन्वेस्टर दुनिया भर से आते हैं, उनके पैसों का जिम्मेदार कौन होगा? अभी हाल ही में लाखों करोड़ रुपया शेयर बाजार में डूब चुका है, इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसे घोटाले होते रहेंगे। शेल कंपनीज के बारे में आपने जैसे जिक्र किया, पनामा कंपनीज में ये जाहिर हो चुका था, मॉरिशस, कैरेबियन आइलैंड, केनियन आइलैंड, यूएई, यहाँ पे भी जो शेल कंपनीज है, इसके तहत शरीफ साहब जेल गए थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो थे, प्राइम मिनिस्टर जो थे, पाकिस्तान को कहते हैं हम लोग लॉलेसनेस है, लेकिन उन्होंने उनको जेल भेजा, तो उनका लॉ ज्यादा अच्छा है। हम लोगों के यहाँ तो पनामा पेपर्स आए गए, पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं। और यही पनामा पेपर्स के समय यदि नकेल कस दी जाती है शेल कंपनीज की, तो शायद ये चीज आपको नहीं दिखती। अच्छा, दूसरी एक चीज मैं कहना, जी, मैं बीच में जरा रोक रहा हूं। आपने विदेश से इन्वेस्टमेंट आता है उसका जिक्र किया, बड़े अफसोस की बात है, मैं एक पत्रकार के तौर पे कह रहा हूं, तकरीबन 40 साल में वक्त लगा चुका हूं पत्रकारिता में। पहली बार मैंने एडवर्टीजमेंट देखा कल के बड़े अखबार में, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, ये कहते हुए कि गुजरात से इतने 1000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हो रहा है उत्तर प्रदेश में। एक और एडवर्टीजमेंट देखा जिसमें कहा गया कि हैदराबाद से इतने करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट हो रहा है। तो ये तो बड़े अजीब सी मजाक हो गया कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके अंडर अलग अलग स्टेट हैं, अब वो आपस में पब्लिसिटी लेने के लिए यही एक दूसरे में इन्वेस्ट करने की के पब्लिसिटी करने लगे। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हारी हुई टीम के खिलाड़ी के खेल के बारे में एक मैंने ब्रिटेन में देखा है ये, कि सब उसकी पब्लिसिटी करो ताकि लोगों में नेशनलिज्म जागती रहे। तो ये इस तरह से, इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट बाहर से कहीं से नहीं आ रहा है। आप क्या लगता है आपको? वो तो सवाल ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट आएगा कैसे? इन्वेस्टमेंट आने के लिए कुछ तो बात हो। आप यानी यहाँ एक बड़ा मार्केट है करके हरदम बताया जाता है, लेकिन वो मार्केट की बाइंग कैपेसिटी या क्रय शक्ति जो होती है, खरीद शक्ति, वो क्या है? यदि किसी भी मार्केट की बाइंग कैपेसिटी यदि खत्म हो चुकी होगी, तो वहां तो कुछ बिकेगा नहीं ना। तो फिर प्रोडक्शन कैसे होगा? जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग का हाल देख लीजिए,
क्यों डूबी पड़ी हुई है मैन्युफैक्चरिंग? 140 करोड़ का देश होने के बाद भी यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग हब पूरा पैरालाइज्ड है। उसका कारण ही यह है कि लोगों के पास खरीदने को पैसा नहीं है। पहला पैसा यहां तक नहीं है कि खाने की रोटी तक नहीं खरीद सकते, सरकार को देनी पड़ती है। और दूसरी तरफ ये जो पूरी एक्यूमुलेटेड वेल्थ है वो चंद लोगों के पास गई है। अब 1% लोगों के पास में 47% संपत्ति जा चुकी है। ये तो कहीं से भी समाजवाद नहीं है। ये तो हमारे संविधान रचयिताओं ने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ 1% लोगों के हाथों में या कारपोरेट्स के हाथों में जाए। और देखिए यही होता है। क्यों ऐसा हुआ है? क्यों नहीं सेबी आज भी बात कर रही है? क्यों नहीं आरबीआई बात कर रही है? क्यों आज भी सब चुप्पी साध के बैठे हुए? तो इसका सीधा सीधा बात है कि कारपोरेट्स जो बड़े पैमाने पे एक शक्तिशाली हो चुके हैं। कैसे शक्तिशाली हो गई है? पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, इनमें कॉम्प्रोमाइजेस हो चुके हैं। जिसका सिंपल एग्जांपल मैं पिछले बार भी दिया हुआ था आपको कि कारपोरेट इलेक्शन फंड्स को जब से ढाक दिया गया है लॉ के तहत, अब उसके एडवांटेज किस कारपोरेट इलेक्शन फंड देने के बाद उसके बदले में क्या क्या मिलता है उसमें तो आप इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। जमीनें बहुत सस्ते दामों पे मिल जाती है, उसके बाद में इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिल जाते हैं। जो लोन है वो राइट ऑफ हो जाते हैं। अभी 10 लाख करोड़ आपने राइट ऑफ कर दीजिए, कर लीजिए। कहीं संसद या किसी के आरबीआई की परमिशन ली हुई थी इन्होंने? ये जो बैंकों ने जो लोन दिए हुए ये कारपोरेट्स को, ये तो सब सामान्य आदमियों का पैसा था। ये राइट ऑफ करने वाले होते कौन है? यदि सामान्य लोगों का पैसा है तो सामान्य वो लोगों के प्रतिनिधियों की परमिशन या संसद की परमिशन ली गई थी राइट ऑफ करने में। यानी जो एक नई बात आपने कही और लोगों को बताया वो ये कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो शुरू किए थे, जिसमें ये कहा था कि कोई कितना भी पैसा दे दे और उसको आरटीआई के अंडर नहीं आएगा, और उसमें विदेशी कंपनियां भी देती रही हैं और सब देते रहे हैं और किसी का नाम नहीं आएगा सामने। तो जाहिर है वो बाद में अपना फायदा तो उठाएंगे जब सरकार बन चुकेगी, और जब वो फायदा उठाएंगे तो उनको कुछ भी जो चाहो दे दो उठा करके। ये बहुत ही अजीब सूरत हाल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक दिखावे की डेमोक्रेसी चलती रहे, लेकिन इसी में मुल्क को तबाह करने का इंतजाम भी बाकायदा यानी एम्बेडेड है कि मुल्क को तबाह करने का इंतजाम भी इसी किस्म की डेमोक्रेसी, जिसमें कंपनियों ने किसको कितना पैसा दिया किस पार्टी को, ये बात कभी खुल के ना आए। तो ये एक तरह की बहुत बड़ी चोरी डकैती है जो सियासी लोग और ये कॉर्पोरेट घराने इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं। हाँ जी, ये एक डायमेंशन हो गया सर। हाँ। दूसरा इसका डायमेंशन ऐसा है कि आप जैसे बजट में होनी चाहिए थी जो चीज, अब तो बजट से पहले ही कर चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। वो चीज ये थी कि 81 करोड़ 35 लाख लोगों को और 1 साल के लिए अनाज फोकट में देना, ये रेवड़िया बांटना ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े पैमाने पे 81 करोड़ 35 लाख लोगों को रेवड़िया बांटने के बराबर है ये। और ये रेवड़िया क्यों बांटी जाती है? तो यहाँ का जो मतदाता है उसको लाचार किया जाए। यानी आप देखिए, एक तरफ कारपोरेट इलेक्शन फंड से पूरी तबाही मचा दीजिए और वोटर 81 करोड़ लोगों को लाचार बना दीजिए। आज वो ऑब्लिगेशन में कि मुझे पॉकेट में अनाज मिल रहा है, तो एक वोट बैंक अपने आप तैयार हो गई है। और क्या इस तरह की डेमोक्रेसी, स्वाभिमान शून्य लाचार डेमोक्रेसी संसद में मंजूर होती है या संविधान को मंजूर है? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि लाचार डेमोक्रेसी जहां 140 करोड़ में से 81 करोड़ लोग
फ्री में खाना खाने के लिए इंतजार कर रहे हो सरकार की तरफ से, और दूसरी तरफ से कॉरपोरेट घराने लूटने के लिए सरकारों को अपनी पसंद से बनवाएं और उनसे फिर सारे फायदे उठा लें। जो जो हमने देखा, बिल्कुल ऐसे हालात लगते हैं जैसे कोई एक गरीब आदमी हो और वो अपने घर का खर्चा घर के बर्तन बेच करके पूरा कर रहा हो। तकरीबन ऐसी हालत नहीं है क्या ये? बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है। और दूसरी तरफ आप देखिए, यानी अभी ये जो वैल्यू एंड प्राइस, तो वैल्यू, जो शेयर्स की वैल्यू कम थी उसको इन्फ्लेट करा के शेल कंपनी से हमने बढ़ा दी उसको बहुत ऊपर तक। और जब किसी ने पॉइंट आउट किया, यदि हिडनबर्ग समान कंपनी ने यदि पॉइंट आउट किया, तो लोगों ने विश्वास क्यों रखा? कुछ तो तथ्य होगा। धुआं तो तभी निकलता है जब आग होती है। कहीं कहीं ना कहीं आग की तभी तो धुआं निकलेगा। बिल्कुल। और क्या मैं तो जानना चाहता हूँ कि यानी वो राष्ट्रध्वज लेने वाले वो सीईओ से पूछना चाहूंगा साहब से कि कहीं कल से वो ये शेयर बेचने वाले को राष्ट्रद्रोही न कह दे अभी। क्योंकि वो एक समस्या है। सच कोई बोले, कुछ हो जाए तो उसको राष्ट्रद्रोही, अर्बन नक्सल बोल के अपना पल्ला झाड़ लीजिए। अभी बात यह है कि यदि 2.5 साल में 13 गुना संपत्ति बढ़ती है, तो कहीं ना 13 गुना तो किसान की तो दुगना भी नहीं किया आपने जो प्रॉमिस किया, और इनकी कारपोरेट की 13 गुना एकदम बढ़ा दी। यानी अच्छे दिन किनके आए? तो अडानी साहब के 2.5 साल में आ गए। किसानों की दुगना करना था 22 में, डूबा पड़ा हुआ है किसान। इतना लाचार हो गया कि अभी 5 किलो का अनाज पे जीने को मजबूर हो चुका है। किसान हो या किसान में मजदूरी करने वाले में फर्क क्या है? और एकदम 13 गुना की संपत्ति बढ़ जाती है। यानी अच्छे दिन किनके लाए? तो कारपोरेट्स के लाए। शेयर बाजार रोज आप देखिए, मैं हैरान रहता हूँ कि सब कुछ ठप है, मैन्युफैक्चरिंग बंद है, शेयर बाजार कैसे चलते जाता है ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये सब खेल जो है, क्योंकि इनके आप ये थोड़ा माइक्रोस्कोप से देखे ये सब व्यवहारों में, तो इनको जो फाइनेंसेस किए हुए हैं वो LIC और SBI ने किए हुए। और मैं उसी पर आने वाला था कि अब SBI और LIC का क्या होगा, जिसमें आम लोगों का पैसा है। मुझे भी कई लोगों के फोन आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि SBI में पैसा रखा हुआ कितना सेफ है, हम क्या करें, उसमें से निकाल लें क्या, कहां जाएं, क्या करें। तो ये एक सवाल है आम लोगों के जहन में। आपको अब क्या लगता है कि आने वाले वक्त में क्या कुछ हो सकता है? देखिए, मैं जहां तक मैं समझता हूँ हरदम समान ही है। ये शेयर मार्केट आज का डूबा नहीं है, और जब भी डूबता है, यानी दो चीजें मैं कंपेयर करना चाहूंगा। जब किसान का दाम गिरता है तो उसे बचाने कोई नहीं आता है, उसको जहर खा के मरना ही पड़ता है। लेकिन शेयर मार्केट जब भी डूबता है तो सेबी दौड़ेगा, SBI दौड़ेगा, RBI दौड़ेगा, दुनिया जहां की बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दबाए शेयर बाजार में खरीदी करेंगे और उसको तार लेंगे। टू बिग टू फेल, ये कंसेप्ट शेयर बाजारों में होते हैं। एवरी टाइम यू फेल, ये किसानी क्षेत्र में होता है, जहां से हमारी वेल्थ ऑफ द नेशन बनती है। एक दाना बोने के बाद 1000 दाने मैं इस देश को देता हूं और 1000 गुना संपत्ति बढ़ाता हूं। भारत में तो 3 क्रॉप्स लेते हैं हम लोग, 3000 गुना इस देश की संपत्ति बढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग लाचार होके सरकार के अनाजों पे जीने को मजबूर हो जाते हैं। अच्छा, इसका इस तरफ आप देखिए। हाँ जी जी, अब मैं ये समझना चाहता हूं कि आम आदमी क्या करे, कहां जाए, किससे कहे, किसके सामने गुहार लगाए, क्या क्या है इस सब का हल? आपके जहन में कोई चीज? देखिए, मैं यही चाहूंगा कि इसके बारे में थोड़ा सा अलग से सोचा जाए, क्योंकि आज भी ढिंडोरा पिटा जा रहा है। क्योंकि ऐसी समस्या पहले नहीं आई हुई। पब्लिक सेक्टर काम करता था तो इस तरह से समस्याएं नहीं आती थी।
आज ये जब पब्लिक सेक्टर इन प्राइवेटाइजेशन के नाम पे इन कौन आर्टिस्टों के हाथों में गई हुई है, तो ऐसी नौबत आ चुकी है कि दुनिया आपको, आपकी अर्थव्यवस्था को एकदम मजाक बना के रखे हुए है। यहाँ कोई भी हाथ चला के दिखाइए, निकल जाएगा। पनामा पेपर्स हो, पार्टिसिपेटरी नोट्स हो, या आज का शेयर बाजार हो, ये आज पहली बार नहीं हुआ है। हर्षद मेहता, केतन पारेख है वो, या ये हर एक ने इसको अपनी तरह से चलाया हुआ है। और जब ये चलाया जाता है, इस तरह से चलाया जाता है, यहाँ कहां से राष्ट्रवाद आया हुआ है? यानी इसका डायरेक्ट परिणाम देखिए आप, बैलेंस ऑफ ट्रेड अपसेट हुआ पड़ा हुआ है। आपका जो डॉलर 60-62 रुपए में मिलता था, आज वो 81.90 के आसपास आ चुका है। शायद हो सकता है फेडरल का रिजल्ट यदि जाए तो परसों के दिन ही 84 चला जाए। जब जब डॉलर की कीमत इस तरह से बढ़ती जाएगी 1 रुपए की कीमत में, तब तब बड़े पैमाने पे इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपको उतनी ज्यादा नोटें छापनी पड़ेगी। आज ही हम लोगों ने दुगनी, करीब दुगनी, जब नोटबंदी की हुई थी उससे दुगनी छाप चुके हैं। ये बताया गया था कि कैश की जरूरत ही नहीं रहेगी उस समय, लेकिन हुआ क्या, उस समय जितनी नोटें थे उससे दुगना हम लोग आज छाप चुके हैं। और यदि और डॉलर गिरेगा तो और नोटें छापनी पड़ेगी, और जब ज्यादा नोटें बाजार में और इन नोटों में से 2000 का नोट गायब हो रहा है मार्केट से। वो तो वैसे ही गायब हो गया सर जी, लेकिन उसके बाद में भी सर्कुलेशन में 9 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू के नोट वैसे ही गायब है। वो कहाँ है पता नहीं चल रहा है। यानी रिजर्व बैंक खुद बोलता है कि 9 लाख करोड़ के नोट कहाँ है, हमें मालूम नहीं है। ये थोड़ा सा जो है ना, समझ के परे है। और एक एक करके पहला रिजर्व बैंक वाला गवर्नर निकल जाए, फिर दूसरे निकल जाए, तो कुछ बातें समझ में नहीं आती। उसका जो रिजर्व्स है वो कम हो जाए, फॉरेन रिजर्व्स। तो अभी सबसे बड़ी बात जो इंडिकेटर है, अभी आप कोई हल, कोई सॉल्यूशन के तौर पर कोई मशवरा दे सकते हैं क्या? सॉल्यूशन पे लोग है इसका मशवरा। जब तक के इनसे सवाल नहीं पूछेंगे कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है, सब कुछ अच्छा है, तो रुपया क्यों इतना गिरते जा रहा है? हम लोगों को तो प्रॉमिस किया था इन्हीं लोगों ने कि, यानी यही विचारधारा ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग सत्ता में आने के बाद में 35 रुपए का डॉलर आपको ला के देंगे, 30 रुपए का पेट्रोल देंगे। हम तो आम जनता, हमें राजकीय से कुछ लेना देना नहीं। आप प्रॉमिस करते हैं, हम लोग विश्वास करते हैं। किसानों को हमको बताया गया था कि हम लोग स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे, आपकी इनकम दुगनी कर देंगे। 22 में दुगनी कहां, 1/4 भी नहीं रही हुई है। लाइन में खड़े होकर राशन लेने की नौबत आ गई है किसानों पे आज। जो दूसरों को देने वाला था वो खुद लेने की हालत में आ गया। ये बहुत ही बिल्कुल बहुत ही अजीब सी बात है। और आपके यहाँ से नितिन गडकरी जी हैं, वो नए नए फार्मूले बता रहे हैं कि किसानों को अब अन्नदाता नहीं शक्तिदाता होना चाहिए, और ये फ्यूल बनेगा, वो फ्यूल बनेगा, वो सारी बातें बता रहे हैं, लेकिन पेट में कुछ नहीं है। 80 करोड़ से ज्यादा लोग, 81 करोड़ सरकार के अनाज का इंतजार कर रहे हैं खाना खाने के लिए। उसमें क्या कुछ तरक्की हो सकती है? बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर कोई खास बात रह गई हो तो आप उसे पूरा कर लें, वक्त की कमी है। कुछ अगर साहब बात काली इसलिए कहना चाहूंगा, मैं जहां से, मैं नागपुर से हूँ, गडकरी साहब भी नागपुर से ही है, और वो रोड बनाने में बड़े एक्सपर्ट है। हाल ही में नागपुर टू शिरडी, अभी मुंबई तक है, वो समृद्धि मार्ग हुआ 55,000 करोड़ का। लेकिन मेरे विदर्भ में सर जी सिर्फ 6% इरिगेशन है। 94 फार्मर्स हम लोग मौसम की तरफ देखकर किसानी करते हैं, इसलिए आत्महत्या करते हैं। और वही पश्चिम विदर्भ में जाए, अमरावती अकोला तरफ से, उधर 4% इरिगेशन है। वहां यवतमाळ में सबसे ज्यादा आत्महत्या है। अब बताइए मुझे, समृद्धि मार्ग की मुझे ज्यादा जरूरत थी या हर गांव में तालाब हो,
गाँव तिथे तलाव हम मराठी बोलते हैं, मैंने पूछा भी था कि पानी की व्यवस्था हो तो मैं 3 क्रॉप ले सकता हूँ, इतना अच्छा मेरा देश का मौसम है। आज यदि आप उत्तरी गोलार्ध में कहीं पे भी चले जाइए, ऊपर चाइना से लेकर अमेरिका तक सर बर्फाच्छादित है, अभी बर्फ से ढका हुआ है। और ये अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए, संपत्ति बनाने के लिए, वेल्थ ऑफ नेशन क्रिएट करने के लिए। लेकिन अगर मैं रास्तों में पैसा डालूंगा तो संपत्ति समृद्धि कहाँ से आएगी? समृद्धि तो खरी तालाबों से आती। सब वो रास्तों में भी जो पैसा लगाते हैं, फिर गाड़ी वालों से इतना टोल लेते हैं कि तकरीबन पेट्रोल का जितना खर्चा है डीजल का उतना ही। आई एम सॉरी, गाड़ी वालों से नहीं लेते हैं, वो आपसे और मुझसे लेते हैं। तो गाड़ी वाले का पैसा कहाँ जुड़ता है? यदि टोल लिया गया है तो उसके ऊपर टैक्स और फिर उसके बाद में प्रॉफिट, ये जोड़ के फिर आपसे वसूल होता है, वो मेरे से वसूल होता है। अल्टीमेटली मैं और आप ही भरते जो भी टैक्स है इस दुनिया का, वो कारपोरेट नहीं भरता है। आप यानी ये चीज मैं बजट के उपलक्ष्य में कहना चाहता हूं कि जो कारपोरेट का टैक्स कम किया जाता है या डीजल पे टैक्स बढ़ाया जाता है, डायरेक्ट टैक्सेस कम किए जाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाते जाते हैं, वो मैं और आप भरता हूं। क्यों? क्योंकि वसूली तो आखिरी आपसे ही है ना। कोई कारपोरेट अपने जेब से भरेगा ये? वो तो उसमें जोड़ेगा अपने खर्चे में और फिर उसके ऊपर प्रॉफिट लगाएगा और फिर आपको देगा। पूरे टैक्स ये देश की जनता भरती है, कोई कारपोरेट नहीं भरता इसमें। इसलिए कारपोरेट का ज्यादा कौतुक चलता है ना, तो इसलिए यानी प्रशंसा चलती है, ऐसे है। मैं इसका साफ विरोध करता हूं, क्योंकि जो भी माल बनता है उसको उपभोक्ता टैक्स भरता है, और उपभोक्ता बहुतांशी में ये भारतीय सामान्य मानव आदमी है, जिसको आम आदमी कहते हैं हम लोग। वो टैक्स भरता है, कोई कारपोरेट टैक्स करता है, वो अपना प्रॉफिट निकालने के लिए करता है, तो वो टैक्स प्रॉफिट लेके जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ पावड़े जी, आपसे बात करके बहुत सी इंफॉर्मेशन मिली। खास तौर पर आपने जिस तरह से बताया कि अर्थव्यवस्था को किस तरीके से कमजोर किया जा रहा है। एक तरफ तो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पार्टियां पैसा लेती हैं, फिर उनको ऑब्लाइज करती हैं। दूसरी तरफ 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को अनाज देकर के अपना परमानेंट वोटर बनाया जाता है। डेमोक्रेसी कहां बचेगी? देश कैसे बचेगा? लोगों की भलाई कैसे होगी? वेलफेयर स्टेट कैसे चलेगा? अगर इस तरह से सियासी लोग मुल्क को चलाएंगे तो आखिर कैसे पेट भरेगा? ऐसा ना हो कि ये 140 करोड़ लोग सभी सरकार के पैसे पर निर्भर हो जाएं और भूखे बैठ जाएं। ये बहुत बुरी स्थिति है। हर आदमी को सम्मान के साथ जीने का मौका मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी अच्छे से चला सके। और सरकारों को भी ये कॉरपोरेट घरानों के हाथों में बिकने के बाद, मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि अगर कॉरपोरेट सरकारों को खरीद लेंगी और अपनी मर्जी से फैसले कराएंगी तो जाहिर है वो तो जेब अपनी भरेंगी, तिजोरियां अपनी भरेंगी, और आम आदमी कुछ भी करे, भूखा रहे, नंगा रहे, उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। और उन्हीं को, कॉरपोरेट लोगों को ही खुश करने के लिए सरकारें खामोश रहती हैं। अडानी का क्या हुआ? ऐसा और बहुत सी तस्वीरें हमारे सामने आएंगी, अब से पहले भी आती रही हैं। किसान को नुकसान होता है तो वो आत्महत्या करता है, एजेंसियां और रिजर्व बैंक जाकर के उनको सपोर्ट करते हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।